नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। 3 साल मोदी सरकार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस पेशकश में हम आपको मिलवा रहे हैं एनडीए सरकार के मंत्रियों से, उन लोगों से जो एनडीए सरकार के पिछले 3 साल के कामकाज की समीक्षा कर सके। और इसी कड़ी में मेरे साथ जुड़े हैं देश के 8 वरिष्ठ पत्रकार, जो हमें बताएंगे कि कितने कमाल किए मोदी सरकार ने, कितने धमाल किए मोदी सरकार ने और कितने बवाल किए मोदी सरकार ने। हम तमाम 3 साल के उन मुद्दों का आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार इन तमाम मोर्चों पर पास रही या फेल। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं आपका तमाम लोगों से, यूं तो वो जाने पहचाने चेहरे हैं। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पंकज बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ है एनके सिंह सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, विनोद अग्निहोत्री जी, अवधेश कुमार और प्रदीप सिंह जी। सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे, क्या नोटबंदी का वो फायदा सरकार उठा पाई जो उसका उद्देश्य था, काले धन को रोकना, काले धन को पूरी तरह खत्म करना, जिन लोगों ने वो फायदा सरकार उठा पाई जो उसका उद्देश्य था, काले धन को रोकना, काले धन को पूरी तरह खत्म करना, जिन लोगों ने काला धन जमा करके रखा है उनके पैसे मिट्टी बन जाए, ये प्लानिंग थी पूरी की पूरी। लेकिन क्या आपको लगा कि इस मूवमेंट में सरकार सफल रही पूरी तरह? मैं कहूंगा कि जो तात्कालिक फायदा या जो तात्कालिक फायदे का वायदा और दृश्य दिखाया था सरकार ने, वो तो उतना नहीं सफल रहा। लेकिन इस एक कदम के कारण एक दीर्घावधि में मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हमने देखा है कि 90 लाख अगर नए आयकर दाताओं की खबर लगी है तो ये मतलब 30% है। देश में कुल लोग जितने टैक्स देते हैं उसमें 30% की वृद्धि एक साथ एक झटके में हुई है, तो इससे फिर राजस्व बढ़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में फायदा मिलेगा, उसको औपचारिक और जमीन से ऊपर लाके बनाने में, तो काला धन इससे कम होगा। लेकिन फौरन जो लोगों को लगा था कि इससे दुनिया बदल जाएगी, इसका एक तात्कालिक में कहूंगा कि नुकसान भी कुछ हुआ है। जो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, वो उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे मध्यम उद्योग जो चलते थे, जो ज्यादातर नगद पे ही चलते थे, जहां ज्यादा काम धाम भुगतान नगद पे होता था, उनको नुकसान हुआ है। काफी लोग मैं समझता हूं कि उनका रोजगार गया है, आमदनी घटी है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में बाकी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई जो हैं वो अपनी एक थोड़े ऊंचे स्तर पर आएंगी, तो अर्थव्यवस्था को कुल मिला के फायदा होगा। विनोद जी, विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया कि जो धन्ना सेठ थे, जो अमीर थे, वो तो बैंक की लाइन में नहीं खड़े हुए, लेकिन एक आम गरीब आदमी को खड़ा होना पड़ा। हालांकि चुनाव के नतीजों को देखे तो शायद विपक्ष के इस आर्ग्यूमेंट को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, अगर चुनाव परिणाम को देखें। लेकिन आपको इसमें कितना दम लगता है कि जिन धन कुबेरों से काला धन निकलने की गुंजाइश थी वो निकल भी पाया या नहीं? नहीं, मुझे लगता है राहुल जी ने सही कहा है कि तात्कालिक रूप से तो काला धन नहीं निकला, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि 40% और 30% के नाम पर जिस तरह से वो नए नोट बदले गए, कि पूरे बाजार में चर्चा रही कि सब इतने बदले जा रहे हैं, वो भी शायद उससे काला धन बहुत जनरेट भी हुआ है। ऐसा नहीं कि, और दूसरा परिणाम था कि आतंकवाद में जो है कमी आ जाएगी, तो आतंकवाद में भी कमी नहीं आई, नक्सलवाद में भी कमी नहीं आई। तो तात्कालिक तो लाभ नहीं उस तरह से मिला है। और विपक्ष की जहां तक बात है, तो विपक्ष इसको मुद्दा उस तरह बना ही नहीं पाया जैसे उसको बनाना चाहिए था। विपक्ष बार बार वो नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाता रहा, लेकिन विपक्ष ने ये सवाल नहीं उठाया कि जिन लाभों की, जिन फायदों की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी वो कहां तक मिले। तो विपक्ष उस आक्रामक तरीके से मुद्दा नहीं बना पाया, जबकि उसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को भुना करके और इसको गरीबों के हित में बना करके इसका एक बड़ा राजनीतिक लाभ भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य में भाजपा को मिला। अब देखिए, नोटबंदी से ही जुड़ा हुआ है काला धन। सरकार ने अपनी हाई पिच कैंपेन में कहा था कि हम काले धन को वापस लाएंगे। कुछ तो ये भी मानते थे, सरकार ने कहा कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जाएंगे, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। सवाल ये है कि उस काला धन को विदेशों से लाने में, उस काले धन को भारत में डिटेक्ट करने में हम क्यों असफल रहे? देखिए, जो विदेशों में काला धन का सवाल है, इस पर मैं पहले दिन से असहमत था कि वो जो हिसाब लगाए जा रहे हैं उस हिसाब का कोई आधार नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ वो कहीं से बिल्कुल एक स्विस बैंक एसोसिएशन का नाम लिया जाता था कि वो बता रहा है, दुनिया की अलग अलग संस्थाएं उसकी गणना कर रही थी 70 लाख करोड़ 75 लाख करोड़। तो वो एक मेरे ख्याल से अव्यवहारिक गणना थी,
क्योंकि भारत में काला धन को खपाने के साधन इतने ज्यादा हो गए थे उदारीकरण की बात कि बहुत ज्यादा पैसा विदेश में रखने की जरूरत नहीं थी जो काला धन वाले थे। तो मेरा अपना मानना है और अभी भी मानना है कि काला धन देश में बशर्ते ज्यादा है, विदेशों में कम रहा है। लेकिन ये कहना शायद ठीक नहीं हुआ कि सरकार ने उस स्तर पर काम नहीं किया है। सरकार ने काला धन के मुद्दे पर बहुत काम किया है। आप देखेंगे आयकर कानून को कड़ा किया गया है, आप अभी देखेंगे रियल्टी सेक्टर का बिल पास हुआ है, आप देखेंगे ब्लैक मनी एक्ट पास हुआ है, आप बैंकरप्सी दिवालिया कानून पास हुआ है। ऐसे अनेक कानून पास किए गए हैं जिनसे कि काला धन जनरेट करने वाले, बेईमानी करने वालों का गला पकड़ने में आसानी हो। सीट का गठन हुआ है जिसकी शायद 3 रिपोर्ट आ चुकी है उसकी। बेनामी संपत्ति कानून जो है सरकार ने बिल पारित किया है। तो काले धन के मुद्दे पर 2 बार सरकार ने बाकायदा उन लोगों को मौका दिया कि आपके पास अगर काला धन है तो आप निश्चित टैक्स देकर के कर लीजिए, और करीब 66-67 हजार करोड़ रुपए उसमें से आए हैं, वो काला धन घोषित हुए हैं। तो इसीलिए, और जो नोटबंदी का मुद्दा है, देखिए नोटबंदी के दूरगामी परिणाम ये हुए होंगे कि धीरे धीरे इस देश में बिना कैश के लेन देन की भी एक बड़ा प्रतिशत जो है वो चलन शुरू होगा। आपको क्या लगता है अनुज जी, अगर हम काले धन की बात करें, आपने भी कई सारे रिफॉर्म्स मेजर्स गिनाए जो सरकार ने लिए हैं, लेकिन क्या वो उतने ही कारगर साबित होंगे? क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी पर फाइनेंशियल करप्शन का केस चलता है, सालों खिंचता है, 10 साल 20 साल। लालू जी के केस का एग्जाम्पल ले लें हम, चारा घोटाले के, लगभग 25 साल बाद उसका फैसला आया। कई सारे करप्शन के एलिगेशंस लगे, कुछ में कार्रवाई हुई, कुछ में कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के इतने आरोप तो सरकार ने लगाए, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में क्या सरकार थोड़ी सी चूक हुई है? ये चूक सरकार की है या जुडिशरी की? देखिए, आपने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यदि आप कहते भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो एक अलग बात हो जाती। अब सरकार ने यदि लगाए तो सरकारी एजेंसियां फिर उसको अपने अंतिम मुकाम तक ले ही जाती हैं। देखिए, आयकर विभाग के अफसरों को किसी को पकड़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए नोटबंदी के दौरान आपने देखा कि बहुत सारे मुकदमे सीबीआई और ईडी को ट्रांसफर किए, कम से कम 400 मुकदमे। वो इसलिए कि इन दोनों एजेंसियों के पास पकड़ने के अधिकार हैं। तो सरकार अपनी ओर से सख्ती बरतने की कोशिश तो पूरी कर रही है। विदेशी काले धन की जो आप बात कर रहे थे, ये फटका कानून लागू होने के बाद साल भर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे भारतीयों ने जो पैसे विदेशों में रखे हुए होंगे, संपत्तियां रखी हुई होंगी, उनके सौदे कर रहे होंगे, उसकी जानकारियां ऑटोमेटिक रूट से हिंदुस्तान सरकार को मिलने लगेंगे, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके लिए भी बहुत बड़ा श्रेय आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा। G20 की बैठक में पहली बार गए और उसके बाद जो उन्होंने वहां जिस तरीके से उठाया, उसके बाद ही ये सब प्रक्रिया चालू हुई इस बारे में। मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करेंगे तो आपको जैसे पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा कि कुछ सीए, कुछ हवाला ऑपरेटर या एंट्री ऑपरेटर ये गिरफ्तार हो रहे हैं। ये सब सरकार की निगाह में पहले से रहे हैं, और मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि नोटबंदी एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई जिसकी मार्फत ऐसे लोगों को जिनको अन्यथा पकड़ नहीं पाते, जिनके रिकॉर्डिंग्स इनकम टैक्स के पास पहले से रहे होंगे, इनको चेस कर रहे होंगे, उनको पकड़ने का मौका इसके बीच में ढूंढा गया। लेकिन पंकज बोरा जी, ये भी लोग एलिज करते हैं, जैसे विनोद अग्निहोत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नोट तो बदल गए, किसी ने 20% लिए, किसी ने 15% लिए, किसी ने 30% लिए, और जाते जाते 5% पे भी बदल गए। और उसमें बड़े तौर पर बैंक अधिकारी और कई सारे लोग लिप्त पाए गए, जिनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी हुई। तो क्या आपको लगता है कि जो कहते हैं हमारे यहाँ की पैरेलल इकोनॉमी हमारी ब्लैक मनी से चलती है या कैश से चलती है? अगर मैं ब्लैक मनी इसको ना कहूं, कैश से चलती है, क्या वो इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाई। बेसिकली ये तो वास्तवता है कि हमारे देश में ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये कैशलेस ट्रांजैक्शंस की जो है एक आइडिया है, एक लोगों को एक सोच जो है लोगों के सामने रखी गई है, लेकिन उसको पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। जो मोदी जी जो है उन्होंने नोटबंदी जरूर की है, उनकी नीयत साफ थी, उनके उद्देश्य ठीक है, लेकिन उसके जो कोलेटरल डैमेज जो हुआ है, जिस तरह से पहली बार 2 दिन पहले बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और जो इकोनॉमिस्ट है PN विजय ने कि ये एडमिट किया है, ये इस चीज को माना है कि बहुत बड़े पैमाने में नौकरियां जो है लोगों की चली गई। तो उस तरह से जो है बहुत सारी चीजें जो है वो इस राजनीतिक फायदा जरूर बीजेपी को मिला है, लेकिन जो है कि कितना फायदा जो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, जो उन्होंने अनुमान लगाया होगा, उतना फायदा मिल नहीं पाया। क्योंकि इस सरकार में जो सबसे बड़ी चीज है कि इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो राजनीतिक कंसोलिडेशन, एक राजनीतिक उसको
मजबूत करने की है बनिस्बत के कुछ और चीजों के। बहुत सारी अच्छी स्कीम्स आई हैं जो लोगों के सामने रखी गई हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। ये नोटबंदी जो है एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई का जो मुहिम सरकार ने छोड़ा था उस तरह का है, लेकिन सरकार जो है उसमें भी और पार्टी मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार की लड़ाई है, दूसरी तरफ आप येदियुरप्पा को इंपॉर्टेंट पोजीशन देते हो, आप एसएम कृष्णा जिनके अगेंस्ट केसेस हैं उनको कर्नाटक में वापस एडमिट कर लेते हो। इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे लोगों के ऊपर कोशिश हो रही है कि उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। तो जो है कि नीयत ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी है, और ये जो है नोटबंदी का जो फायदा जो है जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है, उसका शोर ज्यादा है, जमीनी हकीकत में फायदा कम है। जमीनी हकीकत में फायदा कम है, लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा प्रदीप जी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने जो सबसे बड़ा इलेक्शन पिच बनाया था, मोमेंटो बनाया था, वो भ्रष्टाचार को लेकर बनाया था। उसमें स्पेक्ट्रम का घोटाला, उसमें कोयला घोटाला, उसमें कई सारी चीजों को शामिल किया गया था, और कई सारी चीजों पर कोर्ट अभी भी संज्ञान ले रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल में क्या आपको ऐसा लगा कि देश में ऊंचे स्तर पर और नीचे स्तर पर दोनों पर सभी लेवलों पर करप्शन थोड़ा कम होता हुआ नजर आया? देखिए दीपक जी, ये चर्चा तो होती रहेगी कि इसका कितना फायदा, मतलब उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल होगा। लेकिन एक बात आप देखिए कि पिछले 70 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कंटिन्यूअस सतत प्रयास जो है किसी सरकार के ओर से हुआ है, तो ये मोदी सरकार की ओर से हुआ है। उसका कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ है, इसका आकलन अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास हुआ है। दूसरी बात, इस सरकार की एक सबसे बड़ी खूबी जो रही है, वो योजनाएं सभी सरकारें अच्छी बनाती हैं, जो समस्या आती है उनको लागू करने के स्तर पर इस सरकार ने योजनाओं को लागू करने में जिस तरह का कमिटमेंट दिखाया है वो इससे पहले शायद किसी सरकार ने नहीं दिखाया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उज्ज्वला है। 2.25 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा। तो और उस जिस तरह से किया गया, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। भ्रष्टाचार के मामले में भी आप देखिए तो पहले दिन से, पहली कैबिनेट से अभी तक लगातार प्रयास उसके हो रहे हैं। ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके अभी तक कोई इसकी खबर नहीं आई। कभी आएगी तो हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आरोप ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई आरोप नहीं है। ठीक है एनके सिंह सर, मैं एग्री करता हूं कि प्रयास बहुत हुए हैं, मैं एग्री करता हूं कि कोशिशें बहुत हुई हैं, लेकिन कुछ लोग ये मान सकते, और अभी तक सरकार के टॉप लेवल के लोगों पर किसी भी तरह का कोई आरोप दूर दूर तक नहीं लगा है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि जो नीचे वाला सिस्टम है, जिसमें बाबू है, जिसमें क्लर्क है, जिसमें सेक्शन ऑफिसर है, जिसमें एक सर्टिफिकेट देने वाला शामिल है, उन लोगों के ब्लड में, उनके डीएनए में, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, करप्शन है। तो जब आदमी के डीएनए के अंदर करप्शन आ जाए तो उसको निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं, उसको स्टेट ऑपरेशन से आप निकाल भी नहीं सकते। ये स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक व्याधि है, और सामाजिक व्याधि को आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से ही कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करेगा। एक पॉलिसी अगर बड़ी कार लाया है करप्शन से, तो उसका जो मोहल्ले के लोग हैं, अगर उसको हिकारत से देखेंगे तो एक आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होगा। अगर वो देखेंगे कि अरे साहब कितना बढ़िया, देखिए घूस लेके कितना बढ़िया कार खरीदा है। भारत में यही हो रहा है कि सामाजिक रूप पे कोई बैरियर्स नहीं है जो इसको कंट्रोल कर पाए। स्टेट ऑपरेशन से आप लॉ बनाते हैं, नीचे के लेवल पे वो पर्कुलेट नहीं होता। मोदी जी ने एक शक्ति की, मिनिस्टर्स कोई भी आज करप्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही, हिम्मत नहीं है करप्शन की, ये बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे आप ये नहीं रोक सकते। और नीचे की प्रॉब्लम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सारी मोदी जी या बीजेपी के हाथ में नहीं है। अगर हो भी तो नीचे की तरफ वो इफेक्टिवनेस नहीं है स्टेट लेवल पे, और जो जनता डील करती है वो स्टेट एपरेटर से डील करती है, मतलब कि राज्य सरकार के जो अवयव हैं उनसे डील करती है। इसलिए है नोटबंदी वाला जो मैसेज गया वो बड़ा पॉजिटिव था कि सेठ फंसेगा, अब सेठवा पकड़ा जाएगा। ये जो मैसेज गया, यही वजह है कि बेचारा वो बुढ़िया 500 रुपए का नोट लेके एटीएम पे खड़ी रहती थी, 3 दिन में उसको कुछ नहीं मिला, भूखे पेट थी, लेकिन एक ईटा किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं फेंका गया, क्योंकि ये भरोसा था कि सेठ फंसा, ये करप्ट ऑफिसर फंसा। और ये एक बड़ा चीज है। आप देखिए जो फायदे होते हैं इसमें एक आइसोलेशन में नहीं देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसके फायदे क्या क्या हैं। और हमने देखा आंकड़े देख के, ये बात सही है कि आज आपका डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 22% बढ़ गया है।
जो कि और किसी तरीके से नहीं बन सकता था। वो सारे बदमाश जो इसको ऑपरेट करते थे वो अब गवर्नमेंट की नजर में हैं। तो इसलिए ये फायदा हुआ है कि कल ब्लैक मनी काफी हद तक कम होगी, और खास करके जो आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है जिसके तहत अब सेठ जी अगर चाहें कि चीजें दाएं बाएं कर लें तो वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर लम्हे पे आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक ये एक अच्छी चीज है कि आने वाले दिनों में इसका असर होगा। विवेक, अगर मुद्दे को आगे बढ़ाएं और हम बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार के बड़े अचीवमेंट में से एक ये भी है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। आपको क्या लगता है? विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि सरकार की पाकिस्तान को लेकर जो नीति है वो पूरी तरह से असफल रही है और इनकंसिस्टेंसी रही है। दीपक, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब यही बीजेपी के नेता विपक्ष में बैठते थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी कि अगर एक सिर काटा गया तो हम 10 सिर लेके आएंगे अगर हमारे पास सत्ता होती तो। आज हमारे पास सत्ता, हमें मिला क्या है? हमारे जवानों के शत विशत शरीर भेजे जाते हैं वापस, और हमें जवाब मिलता है सत्ता पक्ष से कि समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। आज पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि वो समय आखिर आएगा कब जब माकूल जवाब दिया जाएगा। कल तक आप बात करते थे कि चिट्ठी लिखने से माकूल जवाब दिया जाएगा, कल तक आप बात करते थे कि चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा, पाकिस्तान को चिट्ठी लिखना बंद करो, लेकिन आज उनको चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है? हिंदुस्तान का आदमी इस सरकार की तरफ देख रहा है, उससे जवाब मांग रहा है और चाहता है कि जल्दी जल्दी वो एक्ट करे। तो हम देश के वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं 3 साल मोदी सरकार की। फिलहाल एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। पंकज जी, आप एग्री करते हैं विवेक से? देखिए, एक और इसका नजरिया है कि जो पाकिस्तान से संबंध है वो कश्मीर से डायरेक्टली ताल्लुक रखते हैं। कश्मीर के अंदर जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, दो जो विचारधारा जो बिल्कुल मिलती नहीं है, ऑपोजिट उनकी सरकार है, और जो है बहुत इनइफेक्टिव सरकार है। बीजेपी के कई लोग खुद बोलते हैं प्राइवेट में कि जो हमारे को ये पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनानी नहीं चाहिए थी। जो कश्मीर की नीति है वो सरकार की कोई अभी तक तय नहीं हुई, बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति भी जो रवैया है वो कश्मीर के साथ लिंक्ड सबसे पहले है, उसके बाद बाकी जगहों के साथ वो है। वो उस पर जब क्लैरिटी जब तक कश्मीर के ऊपर नहीं आएगी तब तक जो है पाकिस्तान की पॉलिसी आगे चल नहीं पाएगी। अवधेश जी, क्या वाकई क्लैरिटी नहीं है सरकार की पाकिस्तान नीति में? नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पर जब आप नजर डालते हैं तो पाकिस्तान और कश्मीर दो सबसे कमजोर पहलू इस समय नजर आता है, क्योंकि कश्मीर में युद्ध विराम का उल्लंघन तो पिछले साल 269 युद्ध विराम के उल्लंघन हुए, इस साल तो 300 के करीब हो गए होंगे, या आतंकवाद बढ़ा है। लेकिन इस साल के अंत आते आते आप देखेंगे कि सरकार की नीति में कुछ अस्पष्टता आई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बिल्कुल साफ एफिडेविट में कहा कि हम जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले लगता था कि शायद आगे पीछे होकर हुर्रियत से बातचीत कर लेंगे, और अभी जो खास करके स्टिंग आया है उसके बाद जो एनआईए जांच करनी शुरू की है और हुर्रियत तक गला गया है, वो एक मुझे लगता है कि इसके पहले कभी नहीं हुआ कि हुर्रियत के खिलाफ इस प्रकार से जांच हो। साथ ही सरकार ने जानबूझ करके हुर्रियत पर जो खर्च होते थे भारत सरकार के, जो इनके खर्च से उनके सुरक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनको भी बाहर लाया और एक वातावरण हुर्रियत के खिलाफ बना है। क्योंकि कश्मीर समस्या के बहुत बड़ा कारण हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के पिट्ठू है और पाकिस्तान के पैसे से पलते हैं। तो ये एक वातावरण इस समय कश्मीर में बना है, और सेना वो दिल्ली में बना है, वो कश्मीर में नहीं बना, श्रीनगर में नहीं बना, साउथ कश्मीर में नहीं बना, वहां के सेंटिमेंट बिल्कुल उल्टे हैं। दक्षिण कश्मीर के 5 जिले जो है उनमें से 4 जिलों में सारी समस्या है। आप 7-8% को छोड़ दीजिए तो कश्मीर के 90-91%, 92% में समस्या ये नहीं है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। एक कार्रवाई तो सेना ने शुरू किया है कि गांवों को घेरो, उनके घर घर में सर्च करो और फिर उसी वापस में लौटो। 4 जिलों में अगर एक कार्रवाई होती है तो आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी। सेना पर पूरी तत्परता बरती जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो करो, इनकी जांच करो, और आतंकवादी गतिविधियों में अगर वहां से पैसा आता है तो इनको जेल में डालो। ठीक है, तो ये सब ऐसे कदम है जो पहले नहीं उठाए गए, और मुझे लगता है कि इसका असर आने वाले समय में दो तरह के बड़े स्पष्ट सिग्नल दे रही है। एक ये कि जैसे चल रहा था नहीं चलेगा, दूसरी बात ये कि हम हुर्रियत या इस पर सीआरपीएफ के लोगों पर हमला होता है, धक्का देते हैं,
लात मारते हैं, ये वीडियो चलने देती है सरकार, इसको रोकने का प्रयास नहीं करती। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक केस बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जो जीप वाला कांड हुआ है, मेजर गोगोई ने जो किया है, उनको पुरस्कृत करके सरकार ने एक दूसरा मैसेज दिया है सख्ती का, कि अब हम सख्ती करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो दो मैसेज हैं, एक परिवर्तन, ये देखिए, मेरा मानना है कि ट्रांजिशन पीरियड है, सरकार तय कर चुकी है कि उसका रास्ता क्या होगा, उसके लिए वो तैयारी कर रही है, उसके लिए वो माहौल बना, ऐसा ना लगे कि अरे कुछ नहीं हो रहा था, आपने ये एक्शन करके क्यों ऐसा कर दिया। तो धीरे धीरे सरकार बढ़ रही है और मुझे लगता है कि कश्मीर में और पाकिस्तान को लेकर बहुत जल्दी कुछ कार्रवाई सामने आ सकती है। क्या आपको लगता है सर, कश्मीर और पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पीडीपी के साथ इस तरह का अलायंस नहीं चलना था, बीजेपी को ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अलायंस किया क्योंकि वो बताना चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर को भी रूल कर सकते थे, उसके अपने इंटरनेशनल सिग्नल्स थे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद और कश्मीर बीजेपी के लिए दुखती रग है? मैं अधिकांश बातों से सहमत हूं जो हमारे मित्रों ने कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक इस सरकार ने गलती की है कि इसने पाकिस्तान को लेकर अपनी जो नीति थी, एक जवान के बदले 10 जवान, एक के बदले 10 सर, कुछ ज्यादा ही वीर बालक जैसी छवि बनाने की जो कोशिश की बहुत शुरू में, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलती नहीं। तो बहुत बड़बोलापन और अपने साहस, हिम्मत, अपनी ताकत का बहुत ज्यादा बखान जब हम करने लगते हैं और हम उसको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरा करना सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। आप एक ऐसे देश से हम उलझे हुए हैं जो खुद सबसे ज्यादा उलझे हुए दुनिया के देशों में से खुद एक, वो आपस में इतना उलझा हुआ है कि आप वहां शरीफ से बात करें, कि आप सेना से बात करें, कि आप मुल्लाओं से बात करें, तो 3 शक्तियां तो उस देश को चला रही हैं। तो उस देश की आंतरिक उलझनी ऐसी विकट है कि आप कोई एक स्पष्ट नीति लागू करके, घोषणा करके उस पर चल नहीं सकते, आपको कई स्तरों पे काम करना पड़ेगा। एक जो इन्होंने एक माहौल बनाया कि अब हम आ गए हैं तो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे पाकिस्तान को, कश्मीर को, वो एक रणनीतिक गलती थी मेरे हिसाब से। आपको इतना ज्यादा अपना एक बखान नहीं करना चाहिए, अपना करना था, वो नहीं करना चाहिए था, उसका नुकसान हो रहा है। वही कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर क्या हुआ, रुकी क्यों नहीं? आप 10 सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लेंगे लेकिन वो रुक नहीं सकता, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है पाकिस्तान की और जियो पॉलिटिकल जो स्थिति है पूरे इस क्षेत्र में, वो जो थोड़ा ज्यादा जटिल है, इन सरल समाधानों से सुलझने वाली नहीं है। कश्मीर में ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसका अच्छा असर होगा, लेकिन वहां के लोगों को, खासतौर पर वहां के युवाओं को, उनके दिलो दिमाग को पटरी पर लाने का काम मुझे लगता है कि अभी ठीक नहीं हो रहा है, उसके कोई प्रमाण दिखते नहीं है। और अंततः आप सुरक्षा बलों से और ताकत से एक सीमा तक ही चीजों को सुधार सकते हैं। अंततः जिन लोगों को आपको अपने साथ लाना है, अगर उसको अपने साथ रखना है, तो वहां पर अभी हमें कुछ बहुत दिख नहीं रहा। हो सकता है कुछ योजना हो। देखिए, ये सुधारना और बात करना, मुझे लगता है दुनिया में कहीं आतंकवाद का खात्मा बातचीत से नहीं हुआ। और दूर की छोड़ दीजिए, अपने ही देश को देखिए, पंजाब में अगर हम सिख युवकों को सुधारने और बातचीत की कोशिश करते तो आज पंजाब में वीजा लेके जा रहे होते। तो क्या हुआ, ये हमको मालूम है किस तरह से पंजाब को वापस लाए। तो अगर आप इजाजत दें, पंजाब और कश्मीर की तुलना हम नहीं कर सकते, बहुत बुनियादी अंतर आप भी जानते हैं। नहीं, इसलिए भी हम कह रहे हैं कि पंजाब का लगभग पूरा हिस्सा प्रभावित था आतंकवाद से। जम्मू कश्मीर में 6-7-8%, जैसे अभी अवधेश जी ने कहा, 6-7-8% की समस्या है, कुल दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों की समस्या है। आप जम्मू की बात नहीं करते, आप लद्दाख की बात नहीं करते, आप घाटी के दूसरे जिलों की बात नहीं करते। वहां शांति है, अमन है, उसकी कोई चर्चा नहीं। बातचीत पहले भी हुई है। देखिए अटल जी, ये जो हाइप है, 4 ऐसा है। अभी भी विपक्ष के नेता गए थे हुर्रियत के दरवाजे पर दस्तखत वीडियो बातचीत के लिए। अरे भाई, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने बातचीत की बात कहां कही? मैंने बिल्कुल अलग बात कही कि जुबान हुर्रियत कहां से आ गई? पत्थर उठाने वाला कोई, भारत के खिलाफ नारे लगाने वाला, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाले, वो कोई भी हो, उनके साथ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से ही निपटनी पड़ेगी। उनसे बातचीत का कोई अर्थ नहीं है। और मैं मानता हूं कि सरकार अब उस दिशा में आगे बढ़ी है। नहीं, इसमें कैच 22 है। वो कैच 22 ये है कि 2009-10 में जब पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू हुई, तब
पीडीपी ने अप्रत्यक्ष रूप से इन पत्थरबाजों को सपोर्ट किया। अब पीडीपी सरकार में आई है, सरकार में वो अपने आइडियोलॉजिकल अपोनेंट लोगों के साथ आई है, और वो जनरेशन अब बड़ी हो गई है जिसने उस जमाने में पत्थरबाजी की थी। अब उनको लगता है कि पीडीपी उनके इंटरेस्ट को नहीं फुलफिल कर पा रही है, कहीं हमसे बीजेपी और आरएसएस वाले कश्मीरियत ना छीन ले, कश्मीर ना छीन ले, इस तरह के कई तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल ग्रुप मैसेजेस लगातार चल रहे हैं। एक आयाम और है इस समस्या का, आप इजाजत दें तो मैं उसको लाना चाहता हूं कि कश्मीर का जो मामला है वो केवल एक देश के आंतरिक, भारत का आंतरिक समस्या नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामवाद कह लें आप, उसको जिहाद कह लें आप, वो उम्मा के जो वो एक अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक एक विचारधारा से जुड़ता हुआ मामला। पूरे दुनिया में लड़ाई चल रही है, दुनिया भर में चल रही है, पूरी दुनिया में आ रहा है, अपने देश में भी चल रही है। कश्मीर के इस मैं बात कर समस्या नहीं है, मैं बात कर लूं। इस आयाम को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम पा रहे हैं कि अभी देश में कहीं भी कोई बैठकर टेक्नोलॉजी के कारण उसका इंडोक्ट्रिनेशन संभव हो सकता है, हो रहा है। संपन्न पढ़े लिखे तकनीकी रूप से सक्षम युवा यही नहीं दुनिया भर में वो आईसिस की ओर जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो ये सब कुछ नए तरह के खतरे हैं, आयाम हैं, इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। मैं इतनी बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा बहुत कंसर्न वाला है रोजगार का, क्योंकि युवा लोग नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा दीवाने थे और उनको ये लगता था कि रोजगार से उनको नई उम्मीद मिलेगी। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि रोजगार के अवसर 2 करोड़ नौकरियों का प्रॉमिस किया गया था, उसमें से 10% भी पूरा नहीं हो पा रहा है या बहुत ही मिनिमम परसेंटेज पूरा हो पा रहा है। आपके हिसाब से राहुल जी? दीपक जी, अभी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा ILO है, उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय 5% है, पाकिस्तान में 5.86%, 5.86%, चाइना में 3.86%, है, चाइना में कम है। हालांकि चाइना के फिगर से भरोसा नहीं रख सकते। आपका ये कौन सा वो है कि जीडीपी 7.6% होता है, जॉब रोज हर साल 1.5 करोड़ लड़के जॉब मार्केट में खड़े हो जाते हैं, 1.5 करोड़ लड़के एडिशनल खड़े हो जाते हैं। आपके पास नौकरियां कितनी आती हैं? 1.5 लाख। और इसके बाद आप अब डिफेंस क्या ले रहे हैं कि नहीं साहब, हमने जो 7 करोड़ 23 लाख वो दिए हैं मुद्रा स्कीम में फंड दिए ना, छोटे रोजगार कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से डिफेंस है, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब तक आप नहीं करेंगे और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, ये ग्रोथ आप सस्टेन नहीं कर सकते। और नतीजा ये होगा कि सिविल अनरेस्ट बहुत तेजी से फैलेगा, रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। आज 1% देश के ऊपर के वर्ग के पास 58.6% वेल्थ है कंट्री का, और ये बढ़ता जा रहा है। इसमें गरीब होता जा रहा है। और जो गुजरात में हुआ पटेल आंदोलन, उसी तरह का यहां देश में भी हो सकता है अगर आपने इसको जल्दी नहीं किया। 3 साल में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि आप जॉब के फ्रंट पे क्या कर रहे हैं। अजय जी, यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर युवाओं को जॉब नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा, कुछ गलत भी कर सकता है या गलत राह में भटक भी सकता है, जैसे कश्मीर के कुछ एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं। सरकार को कितना कंसर्न होना चाहिए इस बारे में? और सरकार के जिन मंत्रियों से बात की, उनका ये कहना है कि ILO का डाटा गलत है, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात करता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार के अवसर मिले हैं उसका कैलकुलेशन उसमें नहीं। देखिए, ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी सरकार की 3 साल की आर्थिक नीति में अगर कोई बहुत स्याह पक्ष है तो वो रोजगार का स्तर है, क्योंकि रोजगार जिस तेजी में बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। उसके कारण इंटरनेशनल इकोनॉमी का भी स्लंप में आना है, भारत की इकोनॉमी का भी है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सोच है, जो भविष्य की दृष्टि से, वो ये है कि नौकरी ढूंढने की बजाय आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, ये सरकार ज्यादा व्यवस्था करे। देखिए, रोजगार सृजन का जो सबसे ठीक है, स्वरोजगार की बात जो है नरेंद्र मोदी की स्कीम में है, कौशल विकास भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी, वो कहां कर रही है? असली जो रोजगार सृजन का जो क्षेत्र है वहां अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है? रियल एस्टेट सेक्टर आपका बैठा हुआ है, इंडस्ट्रियल आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी वो नेगेटिव ग्रोथ में है। IT इंडस्ट्री जो डिजिटलाइजेशन में इतना ज्यादा हमारा जो है जोर है, उसके बावजूद IT इंडस्ट्री खड़ी नहीं ले पा रही है। पंकज वोरा जी, मेक इन इंडिया की बात करी जाए तो आपको लगता है कि 3 साल में मेक इन इंडिया पर कुछ होते हुए दिखाई दिया है और कई सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं देश के अंदर या होने की प्रक्रिया में? देखिए, इस सरकार को अगर ओवरऑल देखा जाए, जो 2014 में चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, जो एक नैरेटिव था गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट वगैरह, वो आहिस्ता, चाहे मेक इन इंडिया बाद में नारे लगे, स्मार्ट सिटीज का लगा, रोजगार देने का लगा, काले धन का वो है,
जो पाना चाहिए था वो अचीवमेंट्स जो है कि बहुत हासिल नहीं कर पाई है सरकार। एक तरह से ये सरकार जो है ओवरऑल, अगर आप मेक इन इंडिया भी देखो, बनारस में अभी एक फंक्शन हुआ था, आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, वहां पे मेड इन चाइना की साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, और जो तीसरी बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाए, उसका एग्जांपल हमने लिया था। तो इन प्रोजेक्ट में आपको क्या लगता है, क्या सरकार सफल रही है पिछले 3 सालों में? देखिए, अभी तक दीपक घोषणाएं हुई हैं, क्रियान्वयन कम हो पाया है। अभी तक बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन अभी हमको ग्राउंड रियलिटी कुछ बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। हाँ, हो सकता है सरकार का, और होना भी चाहिए, सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, करने की नीयत है, लेकिन वो हमें होता दिख नहीं रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, विनोद जी ने कहा था, उनकी बात में एक छोटी सी जोड़ना चाहूंगा। रियल एस्टेट की उन्होंने बात की थी। दीपक, रियल एस्टेट एक बहुत बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा उद्योग है, जिससे जो पिछले 3 साल से बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। इस रियल एस्टेट से कम 200 इंडस्ट्रीज सीधे या इनडायरेक्टली जुड़ती हैं। उनकी भी बहुत बुरी हालत है। इस समय जरूरत है सरकार को सोचने की कि रियल एस्टेट को किस तरह उभारा जाए ताकि रोजगार में अपने आप सुधार आ जाए। सर, 2 साल अब बचे हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को फिर से नया चुनाव लड़ना है, और उन्हें काफी उम्मीद है कि जनता शायद उनको रिपीट करे। क्या आपको लगता है कि वो गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट के प्लान पे होगा, या फिर उसी तरह के पोलराइजेशन की उम्मीद की जाएगी जिस तरह का पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में होगा? ये वो वाली स्थिति में क्यों हम फंसते? ये दोनों चीजें होंगी। तो राजनीतिक सामाजिक प्रबंधन भी होगा अपने तरीके से, जो उनकी अपनी शैली है, और हम जानते हैं कि मोदी गंभीर हैं गवर्नेंस को लेकर, विकास को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर, तो वो भी होगा, मैं समझता हूं तेज होगा। और अगर हम सबको यहां पर लग रहा है कि रोजगार निर्माण में नाकामी उनकी सबसे कमजोर नस है इस सरकार की, तो उनको तो पता ही है। प्रदीप जी, एक और मुद्दा है, कहते हैं कि ट्रिपल तलाक वाला इशू आया, कुछ मुसलमानों के नेता कहते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर इसको आगे बढ़ाया ताकि एक पोलराइजेशन हो सके, डिवीजन हो सके। कुछ लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पिछले दरवाजे से लाने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, हालांकि पिटीशन मुस्लिम महिलाओं ने लगाई है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन आपको क्या लगता है, इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए जो समाज के अंदर जो माहौल है, जो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन देखा, क्या ये 2019 तक सस्टेन करेगा? जैसे गोरक्षकों की बात कही, देखिए 2-3 चीजें, जो गोरक्षकों की बात कही इन्होंने, दूसरी कानून व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं, सरकार की क्षमता को लेकर सवाल खड़ा करती हैं, सरकार की नीयत को लेकर भी सवाल खड़ा करती हैं कि ये जो हो रहा है इसको सरकार रोक नहीं पा रही है या रोकना नहीं चाह रही है। तो इसके जवाब 2 साल में सरकार को देने होंगे। लेकिन जहां तक ट्रिपल तलाक की बात की या इस तरह के जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनकी बात की आपने, तो देखिए सबसे बड़ी बात है जो 2019 का चुनाव होगा वो एक तरह से प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह होगा। नरेंद्र मोदी हैं, उनसे आपको उम्मीद है, उन पर आपको भरोसा है या नहीं है? उनके सामने कौन है? चलिए कंक्लूड करने का वक्त है। मैं सबसे एक सवाल पूछूंगा और मैं हाँ या ना में जवाब चाहूंगा, क्योंकि यही 2019 का पॉलिटिकल डायरेक्शन तय करेगा। प्रदीप सिंह जी, क्या महागठबंधन बन सकता है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ? 2019 की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। अवधेश जी? संभावना कम लगती है। विनोद जी? उसके अलावा विपक्ष के सामने कोई चारा ही नहीं है। सर, कोई चारा नहीं है, लेकिन गठबंधन अगर बन भी गया तो बहुत असर करेगा नहीं, क्योंकि अभी मोदी स्ट्रांग रहेंगे। अनुज, गठबंधन बनाना उनकी मजबूरी है। और देखिए 2004 के पहले एक बार सीताराम केसरी जी ने मुझसे कहा था कि जब तक वाजपेयी इस चेहरे के सामने ये चेहरा रहेगा वाजपेयी जीतते जाएंगे। लेकिन गठबंधन बना और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए जीत गई। वैसा ही कभी संभव है कि हर राज्य में यदि विपक्षी गठबंधन बन गया तो शायद चुनौती मजबूत हो जाए। देखो गठबंधन बनेगा, लेकिन बहुत मजबूत गठबंधन मोदी के खिलाफ बनता अभी तक नहीं दिख रहा है। देखिए कोई उम्मीद नहीं है गठबंधन की, क्योंकि कॉमन लीडर कौन हो इस गठबंधन का, इसके ऊपर कभी सहमति नहीं होगी। शायद बिना लीडर से भी गठबंधन बन जाता है, शायद बन जाएगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि उसकी आंतरिक विरोधाभास उतने जो आज हैं वो उस समय भी रहने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी बात है टीना फैक्टर, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। और इसी फैक्टर पर कांग्रेस ने बहुत साल सरकार चलाई है। अब एक महागठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 के चुनाव के लिए। लेकिन फिलहाल जैसा हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि गठबंधन
हो भी जाता है तो उतनी भावना कम है, क्योंकि इन तमाम लोगों में लीडरशिप और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने ज्यादा हैं कि सबका साथ आना बहुत दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। हमारी खास पेशकश 3 साल मोदी सरकार में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।